बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इज़ा नज़ीर। नाज़रीन, ये देखा गया है कि आम आदमी हमेशा से पोशीदा चीज़ों को जानने का ख्वाहिशमंद रहा है। वो जानना चाहता है कि पर्दा इसरार के पीछे छुपे हक़ाइक़ क्या हैं। नाज़रीन, बुनियादी सवाल ये है कि क्या इन अलूम को जानने के लिए इंसान ने कोई कोशिश की है। नाज़रीन, ये देखा गया है कि इस तरह के अलूम की स्टडी और प्रैक्टिस को हम मेटाफिज़िकल नॉलेज या फिर ऑकल्ट साइंसेस भी कहते हैं। इंसानी तारीख़ में ये देखा गया है कि इंसान का यकीन इस अलूम पर अक़ीदे की हद तक पुख्ता रहा है। नाज़रीन, इसी तरह की एक ऑकल्ट साइंसेस को हम आज डिस्कस करेंगे, जो है पामिस्ट्री। कहा जाता है कि हाथ की लकीरों में हमारा माजी, मुस्तक़बिल और पोशीदा राज नक्श हैं। इसमें कितनी सच्चाई है हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में पामिस्ट्री की डिस्कशन करेंगे जनाब डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब के साथ, जो कि एक डेंटल सर्जन हैं और उनकी फ़िलासफ़ी, रिलीजन, मेटाफिज़िक्स और हिस्ट्री पर, नाज़रीन हिस्ट्री के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी पर भी गहरी नज़र है और वो इसके साथ एक नहायत उम्दा साहिबे कुतब शायर भी हैं। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हमने क्योंकि आप तो एक माहिर पामिस्ट भी हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि पामिस्ट्री क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पामिस्ट प्रैक्टिकल था, अब नहीं। अच्छा, मैं इसमें हम ये पामिस्ट्री क्या है, दो वर्ड से मिलके बना है, पाम और मिस्ट्री जी। तो दिस इज़ अ मिस्ट्री ऑफ द पाम, कि लोग ये समझते हैं कि हमारे पाम के ऊपर जो लकीरें हैं ये शायद हमारे जो छुपे हुए राज हैं, हमारी पर्सनैलिटी के मतलब, हमारे मुस्तक़बिल के मतलब, शायद वो इनके अंदर मुनक़िश हैं जी। तो क्योंकि ये उसका समझते हैं कि एक्सप्रेशन इसके साथ हो सकता है, तो इसलिए इससे एक नॉलेज को नाम दे दिया गया पामिस्ट्री। तो पामिस्ट्री अपने आप में स्टडी ऑफ द हैंड है और स्टडी ऑफ द लाइंस ऑफ द हैंड है, और इसके साथ अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी शामिल होती हैं साथ। डॉक्टर साहब, राइट या लेफ़्ट हैंड ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कौन सा हैंड यूज़ होता है? राइट हैंड इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द सोशल साइड ऑफ अ पर्सन, और लेफ़्ट हैंड इज़ दैट शोज़ योर करैक्टर और आपकी पर्सनैलिटी में ये फ़र्क है कि पर्सनैलिटी व्हाट यू आर इन अ सोसाइटी एंड करैक्टर व्हाट यू आर इन द डार्कनेस। ठीक। तो ये आप समझ लें कि क्योंकि हमने सोशल एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, अंदर से आदमी क्या है वो, लेकिन जब वो सोशली आता है तो वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, इसलिए सोशल एस्पेक्ट्स ज़्यादातर देखे जाते हैं और वो राइट हैंड से देखे जाते हैं। तो आपका लेफ़्ट हैंड जो है वो आपकी जो कहने करैक्टर की थोड़ा उसका एनालिसिस के, राइट फॉर पर्सनैलिटी, लेफ़्ट फॉर करैक्टर या। ठीक है डॉक्टर साहब, तो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डूइंग पामिस्ट्री? आप किस तरह उसको करते हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहले एक अच्छा पामिस्ट जो है ना, वो जब आदमी आता है तो सबसे पहले उसके आने, सबसे पहले उसकी शख्सियत को उसी वक्त उसका जायज़ा लेता है। मिसाल के तौर पे वो किस तरह के कपड़ों में मलबूस है, वो खड़ा किस तरह है, उसके बात करने का अंदाज़ क्या है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है। इट्स लाइक शेरलॉक होम कि उसने शूज़ किस तरह के पहने हुए हैं, उसकी चाल क्या है। फिर वो आता है तो वो क्या उजलत में है या वो बड़े आराम से आया है, उसका चेहरे का रंग क्या बता रहा है, वो खुश है या वो बड़ा परेशान है। इन चीज़ों को देखने बाद आप जो आपके मेडिकल हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साइंस के तौर पे जिस्म में आ जाती हैं। खुदा न खास्ता किसी को यरकान हो तो आंखें पीली होती हैं, अगर खून की कमी है तो शायद नोज़ थोड़ा सा वो नज़र आती हैं। इसी तरह चेहरे की रंगत कैसी है, बाज़ का ये चीज़ें एक डिज़ीज़ या एक डिफरेंट कंडीशन की तरफ इशारा करती हैं। तो हाथ देखने से पहले आप उसका एक ओवरऑल एनालिसिस अच्छे पामिस्ट करते हैं कि ये शख्स जो है किस क्लास में और किस तरह के तबके में और किस तरह के सोशल प्रॉब्लम में है। उसके बाद उससे बात की जाती है। जब वो बोलता है तो इट्स सेकंड एक्सप्रेशन, उसके बोलने से जो चीज़ें अगर कुछ रह गई हैं, किस क्लास से उसका वो बिलोंग करता है, हो सकता है उसका एक्सेंट, अगर आपको चेहरा नहीं बता सकता कि वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, तो हो सकता है उसका एक्सेंट बता दें। इसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं, आप उसका हाथ देखते हैं, उसे आप कहते हैं डायरेक्ट जाते साथ आप हाथ नहीं देखें। उसके बाद वो आपको अपना हाथ दिखाएगा, बिकॉज वो पामिस्ट के पास हाथ दिखाने आया है। लेकिन आमतौर पर पामिस्ट ये करते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, क्योंकि उसके साथ उसका ज़ोडिएक स्टार्स वगैरह भी समझ आ जाता है। बाज़ लोग उसके नाम के जो
न्यूमरोलॉजी है उसका भी देख लेते हैं कि ये किस नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि हम हाथ में भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। देन आपका हाथ सामने आता है। फिर आप देख सकते हैं कि हाथ इट्सेल्फ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बता रहा, वही चीज़ें कि इसमें कोई साइनोस तो नहीं लग रहा, या ज़्यादा फ्लशिंग तो नहीं है। नाखूनों में आप देख सकते हैं कि कोई स्पॉट्स हैं कि नहीं हैं, चेहरे यहाँ हाथों में कुछ है कि नहीं है। देन यू कम टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द हैंड। आफ्टर स्टडिंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द हैंड, देन आप फिंगर्स की स्ट्रक्चर्स, पाम की स्ट्रक्चर, साइज ऑफ दीज बोथ थिंग्स। उसके बाद फिर आप फेलेंक्सेस को देखते हैं, उल्टी साइड ऑफ हाथ को आप देखते हैं, रिस्ट मूवमेंट्स देखते हैं। इसके साथ साथ आप आदमी का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। फिर आप लाइंस पे आते हैं, जो कि हमारा आमतौर पे पामिस्ट्री कहते हैं ये हाथ देखो, ये लाइन बताओ। वो स्टार्ट जो एक इमेच्योर हैं वो स्टार्ट विद द लाइंस। लाइंस के अलावा हाथ में कुछ और चीज़ें भी हैं, डिफरेंट साइंस होते हैं, माउंट्स हैं, कुछ उसमें क्रॉसिंग्स होती हैं, कुछ लाइंस और होती हैं। तो ये सारा कुछ मिला के पर फिर एक अच्छा पामिस्ट जो है वो बताता है। डॉक्टर साहब सारा कुछ एक ओवरऑल पर्सनालिटी जज करनी है और फिर हाथ पे आना है। तो डॉक्टर साहब इसमें जिस तरह आपने लाइंस का जिक्र किया, तो मेन लाइंस कौन सी हैं हाथ में? हार्ट की मेन जो 4 लाइन समझी जाती हैं, लाइन ऑफ हार्ट है, लाइन ऑफ ब्रेन है, या माइंड भी कहते हैं, कैरियर लाइन है, लाइफ लाइन है। ये 4 सबसे प्रोमिनेंट लाइन है। जब आप हाथ में देखते हैं तो ये 4 लाइन बहुत विजिबल होती है। तो डॉक्टर साहब इसमें लाइफ लाइन का लोग बहुत जिक्र करते हैं, वो क्या उम्र बताता है लोगों की? असल में लाइफ लाइन जो है ना, क्योंकि लाइफ लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा लोग उस पर क्रिटिकल होते हैं, देखते हैं, तो पामिस्ट्री में लाइफ लाइन को अहमियत नहीं देते। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, इसकी आप ये वजह समझ लें कि लाइफ लाइन जो है वो प्रेडिक्शन सही नहीं करती। तो ये कहा जाता है जो सबसे झूठी लाइन है वो लाइफ लाइन है। बहुत सारे हाथों में आप देखेंगे लाइफ लाइन ख़त्म हुई है, लेकिन बंदा जो है 60 साल का है, 80 साल का है। तो इसको कहते हैं कि ये जो लाइन है सबसे ज़्यादा, इसको आप कम देखें, लायर लाइन। इट्स अ लायर लाइन। बहुत अच्छा कहा आपने। ठीक। तो डॉक्टर साहब इसमें कैरियर लाइन जिस तरह अभी आपने जिक्र किया, तो वो क्या बताता है कि प्रोमिनेंट आप लाइफ में कितना प्रोमिनेंट? लाइफ लाइन जो होती है ना, ये आपका जो माउंट ऑफ वीनस है ना, ये जो आपका थंब की वजह से माउंट बनता है बड़ा, इसको कर्व किए हुए हैं। तो ये जो इसकी कर्व में लाइन जा रही है, ये हमारी लाइफ लाइन है। जो हाथ को सेंटर में एक लाइन जा रही होती है सारी लाइंस के दरमियान, इसको कैरियर लाइन कहते हैं, इसको फेम लाइन कहते हैं, इसको आप कह लें कि जो डेस्टिनी लाइन, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। अगेन इसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि इस अकेली लाइन को नहीं पढ़ा जाता। ये अकेली लाइन अगरचा कुछ मायने देती है, ये कहाँ जा रही है, इसकी शेप कैसी है, ये किस किस को क्रॉस कर रही है, इसके अंदर ये कंटिन्यूटी है या ब्रेक्स हैं, ये किस माउंट पे जाके ख़त्म हो रही है, ये सारा कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द माउंट ऑफ वीनस है कि माउंट ऑफ आपका मून है जी, या अमाउंट ऑफ जुपिटर के साथ इसका कैसा है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन फिर भी समझा जाता है कि जो कैरियर लाइन है वो कुछ और लाइनों के बगैर अपना मतलब नहीं देती। लिहाजा इसको समझने के लिए यू हैव टू बी वेरी गुड एट हैंड। ठीक। डॉक्टर साहब ये लक लाइन का बहुत जिक्र होता है, लोग बहुत जिक्र करते हैं, ये भी कुछ होती है? लक लाइन जैसे डिफरेंट बाज़ का लाइन होते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो लाइन्स है वो हम लाइन ऑफ अपोलो कहते हैं। लाइन ऑफ अपोलो। हाँ, ये समझ लें कि जो लाइन ऑफ अपोलो है, इट स्टार्ट फ्रॉम द आपकी जो ये 3rd फिंगर है जी, इसके नीचे से शुरू होगी, ठीक, इसके माउंट के नीचे से, एंड देन इट गोज इन अ कर्व। ठीक। तो ये कहते हैं कि जिस जिस लाइन पे पढ़ती जाए वहाँ आपकी लक बढ़ती जाती है, योर कैरियर लाइन, योर हार्ट लाइन, योर ब्रेन लाइन। तो इसे लाइन ऑफ अपोलो को जो लोग हैं, जो पामिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब इसमें जो आजकल हमारे टीनेजर्स जो हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं टू नो अबाउट द मैरिज लाइन। तो मैरिज लाइन भी एग्जिस्ट करती है हाथ पे? हाँ, मैरिज लाइन दरअसल फिर मैं कहूँगा कि इट्स नॉट जस्ट वन लाइन जी। आल्दो हमें पता है कि टिपिकली जो हमें पता है, और मैरिज लाइन के मतलब बहुत सारे लोगों को इन बड़ी बड़ी लाइंस का पता भी है। ये आपकी जो मरकरी फिंगर है, इसके नीचे जो लाइंस आपकी हार्ट लाइन के ऊपर होती हैं, ये आपकी कह लें अटैचमेंट लाइंस, फेयर लाइंस और मैरिज लाइन शो करती हैं। ठीक। तो ये शुरू कैसे हो रही हैं, इनकी एक्सटेंशन कैसी है, शेप क्या है, किस तरफ कर्व कर रही हैं, कितनी लाइंस हैं, उन लाइंस का आपस में रेशो क्या है, ये सारा कुछ मैरिज की तरफ बताता है। इसके अलावा लेकिन जो मैरिज है वो हार्ट में कुछ इन्फ्लुएंस लाइंस होती हैं जो डिफरेंट दूसरी लाइंस के साथ चल रही होती हैं, और उन लाइंस को देखे बगैर
मैंने कहा ना, यूजुअली ये समझा जाता है कि एक लाइन है ये बता रही है, इट्स नॉट जस्ट वन लाइन। एट टाइम्स बाज़ का जिसको हम सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन समझ रहे होते हैं, दैट जस्ट एक्सप्रेसेस 30%, ठीक। तो 70% पामिस्ट्री जो है वो दूसरी तरफ इशारा कर रही होती है। कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ लाइंस। हाँ, जस्ट लाइक दैट। ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहब आपने ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन का भी जिक्र किया, तो वो भी नाज़रीन को एक्सप्लेन कर दें। यूजुअली दीज लाइन जो है आपकी हार्ट लाइन, ये मरकरी के फिंगर के नीचे से, छोटी फिंगर के नीचे से शुरू होती है और ये आगे जाके तकरीबन हाफ ऑफ ज़्यादा मोर देन हाफ कवर करके ये आम तौर पे एक बैलेंस वो समझी जाती है जो थोड़ा सा कव करके ऊपर की तरफ जाए। ये डिफरेंट माउंट्स हैं, माउंट्स ऑफ जुपिटर या माउंट ऑफ सैटर्न, इनके में नीचे ये किसी भी माउंट के नीचे ख़त्म हो सकती है। ये कैसी लाइन है शुरू, ये आपका जो अगर हम इसको डिवाइड कर दें मरकरी फिंगर के नीचे वाले हिस्से से, तो इसका पाम से कहाँ से शुरू हो रही है, कितना पहले स्ट्रेट जाती है, कहाँ से कर्व करती है, इसके अंदर रिंग्स और चेन्स हैं कि नहीं है, कंटिन्यूस है कि नहीं है, ब्रेन लाइन से कितने करीब है, एंड ये कर्व लाइन करने के बाद फॉक पे ख़त्म हो रही है कि सिंगल ख़त्म हो रही है, या ये किस माउंट पे जाती है। ये सारा आपका हार्ट एफिलिएशन, योर रिस्पॉन्स, योर इम्पल्सिव रिस्पॉन्स और योर सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स टू द सोसाइटी एंड योर एटीट्यूड, ये सारा कुछ समझा जाता है। ठीक है। कि ये इसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर साहब क्या अगर फॉर्क हो तो क्या है, आप बताएंगे ज़रा, अगर वो आगे तक जाए या पीछे जाए, कि नाज़रीन तो ये जानना चाहते हैं। अच्छा, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज जस्ट व्हाट दे से, ओके, कि इट मीन्स दिस, इट्स नॉट माई स्टेटमेंट। मैं नहीं कह रहा कि ये ऐसा ही होता है, आई एम जस्ट, मैं उस नॉलेज का इजहार कर रहा हूँ। अगर ये लाइन समझी जाती है कि एक मुड़ के बिल्कुल सीधे तरीके से माउंट ऑफ आपकी जो दोनों बड़ी फिंगर्स हैं ये वाली, यानी कि आपकी जो जुपिटर फिंगर है और सैटर्न फिंगर के दरमियान ख़त्म हो, उससे ज़रा नीचे, तो ये बड़ी बैलेंस है। ये सिंगल हो, इसमें चेन ना हो, ख़त्म एक पॉइंट पे हो जाए। अगर ये 2 पॉइंट्स पे ख़त्म हो रही है, फॉक है, तो इसका मतलब है आप अपनी ज़िंदगी के जो हार्ट अफेयर्स हैं उससे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ख़ास तौर पे आपकी ज़िंदगी के जो जज्बाती साइड है उन पर आप फ़ैसला करने में बहुत देर कर देते हैं। ठीक, लाइक द सिलेक्शन ऑफ द लाइफ पार्टनर, what I should do, when I should jump into such a contract, ये वो सारी चीज़ें हैं। अगर वो जिन लोगों में एक सिंगल पॉइंटेड ख़त्म हो, समझा जाता है कि वो फैसला जल्दी कर ले, इमोशनली स्टेबल। हाँ, जिसके अलावा इसका कर्वेचर कहाँ से शुरू हो रहा है जी, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपकी है इसमें सन लाइन, सन फिंगर, इसके नीचे से कब शुरू हो जाता है, समझा जाता है कि दे आर मोर आर्टिस्टिक एंड मोर लाइक थोड़े से इमेजिनेटिव लोग हैं और वो ज़िंदगी में बड़ी जल्दी फ़ैसला हार्ट्स के ले लेते हैं। कुछ लोगों का आगे से जाके अगर ये लाइन ज़्यादा मुड़ रही हो आपके उसके सैटर्न फिंगर के नीचे, तो फिर समझा जाता है कि ये लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड पे हैं और अपने हार्ट डिसीजन को अपने माइंड के नीचे रखते हैं। ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहब, अगर ये तो आपने बहुत मज़े का नॉलेज दिया, डॉक्टर साहब अगर ब्रेक्स इन लाइन हो, लाइन में ब्रेक्स हों, बहुत टूटी हुई लाइंस हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब लाइक ब्रेक्स मीन्स कि आप जो है इन चीज़ों के मतलब एक स्टडी आपने अप्रोच नहीं अपनाए, एंड यूजुअली आप चीज़ें हालात पे छोड़ के चल रहे हैं, एंड ये हालात ज़्यादातर आपको कभी ऊपर नीचे लेके चलते रहते हैं। देयर इज़ नॉट अ स्ट्रेट स्टडी, आप कह लें कि इसमें आपका रिलेशन नहीं है। और आप उसकी असल में, मैं थोड़ा सा सुनने वालों को बता दूँ, ये फिर कहते हुए कि ये मैं नहीं कह रहा, इट्स अ नॉलेज व्हाट इज, मेरा क्या अप्रोच है वो हम शायद अगर मौका मिले तो मैं बताऊंगा। तो इसमें जो है ये समझा जाता है कि एक आदमी की अप्रोच जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अ स्ट्रेट लाइन विदाउट द चेंज इज़ अ वेरी, आप कह लें कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स और एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है, डिटर्मिनेशन। लेकिन अगर इसमें बहुत सारे चेंज हों तो दैट शोज़ कन्फ्यूजन्स। ठीक, तो इसमें ये दोनों में ये फ़र्क है। ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहब इसी तरह जिस तरह ब्रेक्स हैं, तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट भी लाइन हो तो उसमें काफ़ी साइड पे और भी लाइंस होती हैं, उसके साथ एसोसिएटेड लाइंस होती हैं, तो वो क्या शो करती हैं? इनको हम ना इन्फ्लुएंस लाइंस कहते हैं। ठीक, ये इन्फ्लुएंस लाइंस पे हमने ये देखना होता है कि ये लाइंस क्या मेन लाइन से मिल रही हैं, उसके साथ चल रही हैं, या उसके पास से शुरू होकर उससे परे हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर इसमें जो हैं कि वो लाइन कितनी लंबी है, कहाँ से शुरू हुई, उस शुरू होते हुए लाइन उसके मेन लाइन के पास है, कितनी देर उसके पैरेलल चलती है, कब जाती है, वो उसकी तरफ मुड़ती है, ये सारा कुछ इसमें। किस तरह के इन्फ्लुएंसेस लाइफ में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, लाइक यू नो इन्फ्लुएंस लाइन लाइक कैरियर है,
ठीक है। तो कैरियर में आपकी इन्फ्लुएंस लाइन शो कर रही है। अगर आपका कैरियर लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, जैसे हम कहते हैं ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट कैरियर लाइन डजंट मीन अ सक्सेसफुल कैरियर। लेकिन अगर इसके साथ इन्फ्लुएंस लाइन हो तो आपने देखा कई लोगों को कैरियर में इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों से सपोर्ट मिल जाती है आगे बढ़ने के लिए। वो आगे जब बढ़ते हैं तो आगे कोई ना कोई उनकी सपोर्ट करता है। बाज़ का क्या होता है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको रुकना पड़ता है, वो हिंड्रेंस बहुत मिल रही होती है। तो दीज इन्फ्लुएंस लाइंस एंड क्रॉस लाइंस, इन्फ्लुएंस लाइंस के साथ साथ एक लफ्ज़ है क्रॉस लाइंस। वो क्रॉस लाइंस एंड देयर आर डिफरेंट साइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स, स्टार्स ऑफ क्रॉस, साइन ऑफ स्टार। तो ये जो हैं बाज़ का एक स्केयर, ये सारा कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं उस लाइन को। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, इसमें जिस तरह अभी आपने बताया फिंगर्स के नेम्स भी होते हैं। जी, इनके जो नेम्स हैं आमतौर पे, आपकी जो पहली फिंगर है जिसे आप इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये जुपिटर फिंगर है। जुपिटर इन द रोमन फिलासफी जो पहले था उसमें ग्रीक फिलासफी में, सो इज अ गॉड ऑफ द गॉड आप कहना चाहिए। उसके बाद इसकी जो है वो इसमें सैटर्न है। सैटर्न इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेकिन लॉजिकल एक वो है प्लैनेट, और लेकिन थोड़ा सा एक्ट करने में स्लो है। ये यूजुअली इसे कहते हैं कि इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट है। और तीसरा है जो हमारी ये है, ये सन फिंगर है। तो सन इज़ वेरी, इट्स एन सिंबल ऑफ वार्मथ। तो दैट वार्मथ है कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। तो चौथी जो है वो मरकरी है। मरकरी यूजुअली शोज़ दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस कि आप अपने आप को कितना जो है माशरे में आपका नमूद कितनी है, आप अपने को कितना ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये 4 फिंगर्स ये हैं। थंब फिंगर को आमतौर पे कोई बड़ा नाम नहीं देते, इसके 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, लॉजिक और विल में। तो एक हिस्सा इसका लॉजिक का है, ऊपर वाला हिस्सा अगर ये फेलिंग से डिवाइड कर दें, नीचे वाले हिस्से को हम विल के साथ करते हैं। तो देखा जाता है कि जो थंब है आपकी, इसमें लॉजिक कितनी है और विल कितनी है। यूजुअली ये रैशनल फिलासफर टाइप ऑफ द पीपल और प्रैक्टिकल पीपल, अगर प्रैक्टिकल लोग हैं उनकी चाहे रैशनलिज्म कमज़ोर हो, विल बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग एक्ट करते हैं ज़्यादा। और एक है रैशनल है, वो चीज़ों को सोचते बहुत हैं, वो देर से एक्ट करते हैं, स्लो एक्ट करते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, इसमें आपने फिंगर्स का बताया, तो फिंगर्स में इनका प्रोपोर्शन और साइज़ और फेलेंजेस साइज़ इनका मेरा ख्याल है पूरी में से आज ना इसका पूरा नॉलेज, इसका जो भी मैं जानता हूँ। आप कह रही हैं कि इनका फेलिंग्स के साइजेस, जी फेलिंग्स के साइजेस पे इसमें हम डिफरेंट इन्हीं चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। कुछ चीज़ें आर्टिस्टिक ज़्यादा हैं, इसी तरह जो ऊपर वाले आमतौर पे साइज़, अगर ये लंबा होता जाए तो ये आर्टिस्टिक साइज़ पे जाता है। अगर सेंटर जो फेलिंग्स है इनके दरमियान का फासला बढ़ता जाए तो ये आमतौर पे प्रैक्टिकल साइड की तरफ ज़्यादा ले जाता है। और नीचे जो है वो पर्सनैलिटी की मजबूती बताता है आखिरी फेलिंग्स। इनके दरमियान बैलेंस क्या है, आप हाथ जब खड़ा करते हैं ये आप उसको कैसे क्रॉस करते हैं, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। और जो 2 फेलिंग्स इसके हैं हमने डिस्कस किए हैं वो कि ये लॉजिक और विल को ज़ाहिर करते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें जिस तरह फिंगर्स हैं, इंडिविजुअल फिंगर्स का भी कोई आपने बताया कि इनके साइजेस से भी फ़र्क पड़ता है? हाँ, तो इसमें तो ये कहा जाता है कि जो आप जब अपना हाथ स्ट्रेट करते हैं तो आपकी जो सेंट्रल फिंगर है वो आमतौर पे बड़ी होती है, जिसे हम आप सैटर्न की फिंगर कहते हैं। जुपिटर और जो आपकी है ये सन की फिंगर, इनका बैलेंस चेक किया जाता है। आमतौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है पर्सनैलिटी एक्सप्रेशन में। तो पर्सनैलिटी एक्सप्रेशन अगर आपकी ये इंडेक्स फिंगर जुपिटर की लंबी हो तो आदमी को ज़्यादा समझा जाता है कि ये बिज़नेस में ज़्यादा कामयाब होने वाला आदमी है, और ये ज़्यादा ज़िंदगी में एक नॉन आइडियलिस्टिक थोड़ी सी अप्रोच इसकी बढ़ती जाती है। जबकि अगर आपकी सन फिंगर जो है वो बड़ी होती जाए तो ही इज़ एन आर्टिस्टिक पर्सन, उसके अंदर आर्ट की क्वालिटी ज़्यादा है। ही मे बी अ राइटर, ही मे बी अ पोएट, ही मे बी अ सिंगर। तो दिस इज़ आर्टिस्टिक फिंगर, दिस इज़ द फिंगर ऑफ आर्ट। ठीक। डॉक्टर साहब, ये भी कहते हैं कि अगर फिंगर्स का कर्वेचर हो उसका भी कोई होता है, मतलब कि नहीं सिर्फ मिथ्स हैं? नहीं, कर्वेचर जो है ना यूजुअली वो एक, आप जब हाथ सीधा करते हैं तो आप इसको राइट एंगल से देख सकते हैं। तो ये देखा जाता है कि अगर आपका हाथ सीधा रहता है कि आपका बाहर की तरफ इस तरफ मुड़ता है, आप हाथ की अगर फिंगर्स आपकी पिछले साइड की तरफ टिल्ट कर रही है तो दैट शोज़ अ टाइप ऑफ पर्सन जो उसकी हिडन क्वालिटी है कि वो चीज़ें बदलना चाहता है। ही इज़ अ रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ मैन। हाथ अगर सीधा रहे तो ही इज़ अ कंप्रोमाइजिंग टीम पर्सन जो कि टीम वर्क में यकीन करता है।
और अगर हाथ आगे की तरफ रहे दैट शोज अ टेम्ड पर्सन, थोड़ा टेम्ड आदमी है जो कि चीज़ों को जैसे भी चलने चाहता है उसमें वो कुछ नहीं, जो चल रहा है वो चले। तो ये इस एंगल से भी डॉक्टर साहब हाथों में माउंट्स का आपने जिक्र किया, उसको ज़रा सा। किसका? माउंट्स का। हाँ, माउंट्स हैं हमारे हाथ पे, ये 3 माउंट्स या 4 माउंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए हमने थोड़ा सा अगर हम ग्रीक हिस्ट्री को देखें ना, तो उसमें जो उनके देवता थे, उनके जो गॉड्स हैं, उनके कुछ ख़ास नाम थे और वो बाद में नाम जो थी वो ग्रीक फ़िलासफ़ी से रोमन फ़िलासफ़ी में कन्वर्ट हो गए, तो उनके नाम तब्दील हो गए। हमारे पास जो नाम है ये रोमन फ़िलासफ़ी के हैं। रोमन उसकी मिथालोजी वर्ड इज़ बेटर देन फ़िलासफ़ी, सॉरी। तो वो उस मिथालोजी में हमने देखा कि समझा जाता है कि अगर एक मज़बूत पर्सनैलिटी है तो उसका माउंट ऑफ वीनस जो है ना, वो एक ऐसा आदमी जिसका माउंट ऑफ वीनस वो होता है जो आपके थम्स के नीचे का हिस्सा रहता है। वो आपने देखा होगा थंब के नीचे का अगर ये हिस्सा बहुत ज़्यादा उसका हो, प्रोमिनेंट हो, तो ऐसे समझा जाता है वीनस इज़ द गॉडेस ऑफ लव, अफेक्शन, फैटर्निटी। तो समझा जाता है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा दोस्ती करने के काबिल है, वो सबके साथ बहुत आसान है, वो इजी गोइंग है, वो अंदर से सबके लिए मोहब्बत रखने वाला है। जबकि इसके साथ ही जो अगर हम देखें आउटसाइड, इसके अपोजिट साइड पे जो माउंट है वो माउंट ऑफ इसका है ल्यूना। तो ल्यूना का अर्थ है कि समझा जाता है कि ये झगड़ालू है, लड़ने वाला है, स्टबन है, मतलब मोर स्टबन है, वो अपनी बात मानेगा, दोस्ती उससे मुश्किल है। इसी तरह माउंट ऑफ वीनस के ऊपर एक माउंट होता है जिसे हम कहते हैं माउंट ऑफ मार्स, ये झगड़े का है। अगर आपका माउंट इससे ऊपर वाला जो है हाथ के हिस्से में मजबूत होता समझा जाए तो इसको समझा जाता है कि ये झगड़ालू आदमी है। और अगर आपकी ये कहा जाता है कि अगर आपकी जो 2 लाइंस हैं वो इस माउंट से शुरू हो जाए तो ऐसा बंदा दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक। तो डॉक्टर साहब इनमें आपने ये बताया कि इनकी प्रोमिनेंस चेक करते हैं माउंट्स की हाथ। जी, माउंट इज़ द प्रोमिनेंस के किस हिस्से से हाथ का बल्ज ज़्यादा है। ठीक। तो डॉक्टर साहब इसमें हाथों का जो रेशो है, पाम रेशो टू फिंगर रेशो, ये भी इफेक्ट करता है? अच्छा, ये भी करता है। और आपको याद है हमने एक प्रोग्राम किया था, फिबोनाची रेशो थी, तो हैरत अंगेज़ तौर पे ये जो है फिबोनाची रेशो पे जाता है कि आमतौर पे जो हाथ का अगर पूरा साइज़ जो है वो जो है फिंगर्स का, पाम का और इनके दरमियान जो है वो जो बैलेंस होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो पाम है इसके निस्बत ये 1.6 और 1 की रेशो हो। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा। लेकिन उंगलियां अगर आपकी लंबी होती जाती हैं दैट शोज़ एन आर्टिस्ट एंड टुवर्ड्स इसकी आर्टिस्टिक साइड पे आदमी जा रहा है और फिलोसफिकल है। जबकि हाथ जब उसका नीचे वाले हाथ का साइज़ लंबा हो तो वो समझे कि किसी काम करने वाले का, मेहनत कश का, या वो किसी प्रैक्टिकल आदमी का हाथ है। इसकी मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि हम एवोल्यूशन के साथ बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। असल में हम ये भी जहन में रखें कि आज जो है ना, आप जो आर्टिस्ट हैं वो अब आपका फिंगर्स यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग, यूजुअली ऑन दैट टाइप ऑफ अ लैपटॉप कीबोर्ड के। तो ये चीज़ें उस ज़माने में कलम से पेंटर, राइटर कलम पकड़ते थे। तो कलम अगर बचपन में पकड़ा जाए और जो एजुकेशन क्लास थी तो उसके साथ फिंगर्स के थोड़ा, क्योंकि फिंगर्स उससे ज़्यादा काम करती हैं और उनका बड़ा सॉफ्ट स्टाइल होता है, तो उसमें एलोंगेटेड फिंगर्स जो थी वो ज़्यादा पॉसिबल होती थी। अब इधर इट इज़ एवोल्यूशनरी और इट्स समथिंग एल्स। और जो मेहनत करने वाला आदमी होता है उसका हमेशा हाथ से पकड़ के काम करना होता है, तो उसका वो प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा ठीक। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया। डॉक्टर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, मतलब इसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। डॉक्टर साहब इसमें जो आपने बताया फिंगर्स के नाम जो हैं वो प्लैनेट्स के नाम से आपने रिलेट किए, तो इनमें प्लैनेटरी एसोसिएशन भी है इनकी? असल में ये जो क्वालिटीज़ हैं ना, जो हम लेते हैं कि ये जुपिटर है, तो जुपिटर का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमने कहा जुपिटर ज़ूइस गॉड ऑफ गॉड्स है उनका, जो हमारी इसमें रोमन जो मिथालोजी है। इसी तरह जो सैटर्न है वो ज़्यादातर जो है कैलकुलेशन और इन चीज़ों में जाता है। सन जो है वो वार्मथ देता है। तो ये इन प्लैनेट की खसूसियात समझी जाती हैं कि ये जो आपके प्लैनेट्स थे जिसको आप हेवनली बॉडीज़ कहते हैं, तो इनका अफेक्ट इन हाथों पे आता है। तो असल में वो वहाँ की करैक्टरिस्टिक वो जब बिस्टो करता है तो वो जिस जगह पे जो गॉड अपनी प्रॉपर्टीज़ बिस्टो करता है वहाँ उसका माउंट या उसका सिंबल आना शुरू हो जाता है। ठीक। डॉक्टर साहब इसमें किलर्स हैंड हमने सुना है, वो क्या है?
किलर्स हैंड इज़ अ डिफरेंट, आपका जो माइंड लाइन है ना जी, ये इसके मतलब कहा जाता है दीज आर ऑल मतलब डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ आई शुड से। तो उसके मतलब कहा जाता है कि अगर माउंट ऑफ मास बहुत ज़्यादा थिक होता है तो ऐसा आदमी ज़्यादा झगड़ालू है, और अगर आपकी दो लाइंस इसमें से शुरू हो जाती हैं, लाइफ लाइन और आपकी जो है वो माइंड लाइन, तो ऐसा आदमी ख़तरनाक हो जाता है। ये डिस्कस किया। अगर इसमें माइंड लाइन उसकी थिक छोटी हो तो समझें कि ये आदमी अंदर से एक टाइप ऑफ पर्सन जो दूसरे आदमी को नुकसान फिज़िकल पहुंचा सकता है। सही। ये समझा जाता है, तो इसको हम किलर्स हैंड भी बाज़ कहते हैं। ठीक डॉक्टर, सच्चाई भी है या फिर ये सच में वो बंदा बहुत कनिंग और शार्प होता है? डॉक्टर साहब, मिस्ट्री हैंड। हाँ, मिस्ट्री हैंड मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। हमारे यहाँ इसे स्पिरिचुअल हैंड भी कहते हैं। इसके कुछ सिंबल्स होते हैं। अगर आप हमारे हाथ को आप अपने को भी देखें तो आप गौर से देखेंगे कि जहाँ से हार्ट लाइन जा रही है और दूसरी तरफ से जो ब्रेन लाइन नीचे की तरफ आ रही है, ये जिस जगह पर इनके दरमियान फासला करीब होता है, कैरियर लाइन इसको क्रॉस करती है जी। और इनके क्रॉस करने से बाज़ का इस जगह पे अगर आप गौर से देखें तो ये लाइंस, अगर आप अपने हाथ को नीचे की तरफ से देखें तो यूँ लगता है जैसे एक एम सा बना हुआ है जी। ये कहते हैं एम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उतना यू आर मोर स्पिरिचुअल। ठीक। तो इसकी वजह यह है कि ये एक टोटल रेशो ऑफ द 3 और 4 लाइंस है जो आपका ये डिसाइड करे। कुछ लोग कहते हैं कि इसके दरमियान सेंटर में क्या बनता है, सेंटर में क्रॉस का निशान इसमें समझा जाता है कि आपकी मिस्टिक वैल्यू और बढ़ा देता है इन दोनों लाइंस के दरमियान। तो दिस इज़ आपकी जो है हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन। अगर एम भी बन रहा है और आपका क्रॉस भी है तो दैट शोज़ कि आपका जो है हाथ जो है वो, क्योंकि जब हम बात वेस्टर्न लैंग्वेज में करते हैं तो वहाँ स्पिरिचुअल ज़रा कम इस्तेमाल होता है, मिस्ट्री ज़्यादा यूज़ होती है। जब हम अपने मशरिक़ में आ जाते हैं तो फिर रूहानी और जो है तसव्वुफ़ और स्पिरिचुअल वर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इस दूसरी बात स्पिरिचुअल हैंड्स में कि वो हाथ सॉफ्ट होता है ओवरऑल। तीसरी बात यह है कि वो, अगर हमने देखा, इस हाथ के अंदर एक अजीब प्रॉपर्टी होती है कि इसके माउंट बल्ज होते हैं और ये अगर सीधा देखा जाए तो ये पीछे की तरफ नहीं होता, ठीक, ये आगे की तरफ होता है। ठीक। ऑल्दो इट्स वेरी इन्फ्लुएंशियल, लेकिन इट्स अ टोटली डिफरेंट हैंड। इसकी जो फिंगर्स जब हम लेटरल साइड जैसे आप कहते हैं, अगर आप वहाँ से हाथ को देखें तो ये हाथ कर्व्ड होगा, यानी हाथ के अंदर देखें तो एक आजिज़ी का निशान है, लेकिन इसके माउंट्स का जो प्रेशर है वो दुनिया बदलने की उसके अंदर ये करैक्टरिस्टिक होता है। ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहब, लोग इतना यकीन रखते हैं पामिस्ट्री पे, आपको पता है कि लोग तो अकीदे की हद तक यकीन रखते हैं, तो इसमें डॉक्टर साहब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे आपको बताऊं कि आई डोंट बिलीव इन दिस। देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ पामिस्ट्री जो चलती आ रही है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने कहा है कि ये इल्म जो है अकीदा की हद ले चुका है जी। आप दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ लोग इस पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते। मॉडर्न टाइम में साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बावजूद लोग इसमें यकीन करते हैं, लिहाजा हम इसे टोटल निगेट नहीं कर सकते जी। जब आपकी दुनिया का इतना हिस्सा इसको मानता है, हो सकता है कि इसके अंदर, लेकिन हम इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखें तो हाथों में लाइन क्यों आती हैं? जब एक बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो उसका हाथ मुड़ा होता है जी। जैसे कोई कपड़ा मुड़ा होता है तो जहाँ जहाँ से कपड़ा ये कागज़ में मोड़ दूंगा वहाँ सलवटें पड़ जाएंगी, तो क्योंकि हाथ हमेशा मुड़ा होता है। और देखें, जहाँ जहाँ से ये ज़्यादा मुड़ेगा वहाँ फोल्ड ज़्यादा बन जाते हैं। अब क्योंकि ये उसका प्री बर्थ उसका हाथ मुड़ा है माँ के पेट में भी, तो वहाँ ये लाइंस बननी ही बननी थी। तो वो जब लाइंस देखते हैं, और इंसान की हमेशा से कोशिश रही थी, ख़ास तौर पे जब साइंटिफिक नॉलेज नहीं आया, तो वो चीज़ों को देख के ना उसके अंदर कुछ ना कुछ जानने की सलाहियत ख्वाहिश होती थी। वो सितारों को देखता था तो सितारों की रैंडमनेस के अंदर एक पैटर्न दे देता था। किसी को वो सैजिटेरियस नाम दे देता था, किसी को कैप्रिकॉर्न, किसी को लियो, किसी को कुछ, तो वो इसलिए कि वो उसमें से कुछ मतलब ढूंढना चाहता है। और क्योंकि जो चीज़ें उसको समझ ना आए फिर वो मिस्ट्री में लाए कर जाती थी, तो उसे ये कभी समझ नहीं आता था कि ये लाइंस क्यों डेवलप होती हैं।
तो इसलिए वो उसने एक मिस्ट्री इसके साथ एसोसिएट कर दी, जो मेरा ख्याल है। तो दीज आर जस्ट द लाइन्स बिकॉज ऑफ द मसल्स फोल्डिंग, जो बननी ही बननी। आखिर हाथ के उल्टी साइड पे लाइंस क्यों नहीं बन जाती? क्योंकि उधर हाथ मुड़ नहीं सकता। आप देखें ना, चेहरे के जो हिस्से नहीं मुड़ते वहाँ आपका कोई लाइंस नहीं है। जहाँ से मुड़ते हैं, जहाँ आपका ये ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल जो है, इसके मूव करने की वजह से यहाँ एक लाइन बन जाती है। सेम इज़ फॉर द आपके ये जो रिंकल्स आँखों के नीचे बनते हैं, बिकॉज आपके आई बॉल्स के साथ जो आईलिड्स से मूव करते हैं। जबकि माथे की लाइन सिर्फ उस वक्त आती है जब आप अपना एक्सप्रेशन देते हैं। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है, लिहाजा इसको कहते हैं ना, बढ़ा भी देते हैं कुछ ज़ेब दास्तां के लिए। लेकिन मैं लोगों को, क्योंकि इसके लोग अकीदे की हद तक मानते हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। असल में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नाउ साइंटिफिकली यू कैन नॉट डिफेंड इट। डॉक्टर साहब आपने नेगेट कर दिया साइंटिफिकली। साइंटिफिकली मैं ये कह रहा हूँ कि साइंटिफिकली बहुत सारे लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं जो साइंटिफिक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है पूरा, मैं ये कह रहा हूँ साइंटिफिकली आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते। देयर इज़ नो साइंटिफिक रीज़न कि इस क्यों बन रहा है, लिहाजा फिर आप साइंस को एक तरफ रख दें। हाँ, जो मैंने ओवर द ईयर्स देखा है कि ये पर्सनैलिटी एक्सप्रेशन में कि एक आदमी किस तरह का है, उसमें तो ये बहुत एक्सीलेंट है। अब ये क्यों है, अगेन बीइंग अ डॉक्टर आई कांट कोरिलेट इट, आई कांट टेल यू। लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है ना, मेरे ख्याल में हाथ देखते वक्त अगर मैं 10 फ्यूचर प्रेडिक्शन करके कह दूँ ए होगा, वो होगा, वो होगा, उस वक्त तो आप मुझे झूठा नहीं कह सकती। होगा तो मैं कहता हूँ हो जाए, देख लेना। अब क्या होता है कि इंसान की फितरत ऐसी है कि दे वांट टू डॉट्स मिला के ना एक लाइन कहीं ना कहीं से बना लेता है। अगर मैंने 10 चीज़ें कही हैं, 2-3 हो गई हैं, तो उससे वो 2-3 याद रहेंगी। ये कहा था उस बंदे ने, बाकी 10 में से 5 भूल जाएंगी और 2-3 वो सरफ़े नज़र खुद कर देता है। तो इस तरह से बाबे भी बनते हैं, इस तरह से पीर भी बनते हैं, इस तरह से पामिस्ट भी बनते हैं, इस तरह से एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं। नो आई डोंट वांट टू जस्ट, ये आपका जो रोमांसिज्म विद पामिस्ट्री, विद एस्ट्रोनॉमी, विद एस्ट्रोलॉजी, देयर कैन बी सम एक्सप्लेनेशंस। यू कैन कीप ऑन हैव मतलब कि रोमांसिज्म विद दिस थिंग्स, लेकिन प्लीज़ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी इसमें। ठीक। और दूसरी बात इसमें यह है कि हमें शुड बी मोर लॉजिकल। फ्यूचर जो होता है ये लाइन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो एक दिन में से कोई हो सकती है। फ्यूचर इज़ नॉट डिसाइड। ठीक है, ये हमें जहन में रखना है। ये हमारी ज़िंदगी की बुनियाद ये थ्योरी है। लाइन हमें कंट्रोल नहीं करी, वी कंट्रोल आवर लाइफ। या वी डेली बाद का मुझसे पूछते हैं, अच्छा जी डॉक्टर साहब अगर ये नहीं है तो फिर ये लाइन तब्दील क्यों होती हैं? इसलिए कि आप बड़े हो रहे हो, आप बचपन में हाथ से काम नहीं करते थे, बाद में आपने काम शुरू किया, जब आप अपने प्रोफेशन में आपने और तरह के काम शुरू कर दिए, आपके हाथ के डिफरेंट मसल्स जो हैं वो डिफरेंट, उनका यूज़ होना, कोई बढ़ गया कोई कम हो गया, हाथ की स्ट्रक्चर बढ़ रही है, हड्डियाँ बढ़ रही हैं, फोल्डिंग पॉइंट्स भी बढ़ेंगे, मुख्तलिफ होंगे। तो डॉक्टर साहब दीन में इसका कोई जिक्र है हमारे? क्योंकि मना किया गया है फ्यूचर प्रेडिक्शन खुदा पे छोड़ दें। फ्यूचर प्रेडिक्शन से मना किया, पर्सनालिटी ट्रेट्स तो देखी जाए। हाँ, उसमें पर्सनालिटी को नहीं मना किया गया। आप फ्यूचर ना, ये मेरा कल क्या होगा ये ना करें। हाँ, पर्सनालिटी मैंने कहा कि ये मेरा, इसमें मैं खुद भी समझता हूँ कि वेरी सुन यू स्टार्ट, आपको समझ नहीं आती कि आप एक आदमी के मुतल्लिक पर्सनालिटी उसकी क्या है, वो वाकई रिवील होना शुरू हो जाती है। इसमें एक और लाइन जिसका आपने जिक्र किया वो है मैरिज लाइन। लोग बहुत इसके तरफ, मेरे अफेयर्स क्या है, मेरे क्या है। देखिए मैरिज लाइन जो है ना, इसको मैंने कहा कि कम से कम 4 हिस्से हैं हाथ में। आपकी कैरियर लाइन के साथ कुछ साइंस होते हैं, आपकी लाइफ लाइन के साथ कुछ साइंस होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंशियल लाइंस होती हैं, और उसके बाद ये लाइंस हैं। ये उसके बगैर अपना मानी नहीं देते। लेकिन इसमें ये तो हो सकता है कि आपका ये ज़्यादातर पता चले कि आपकी अप्रोच टुवर्ड्स क्या है। जैसे आपने चाइनीज़ का नहीं देखा, वो हाथ और पाँव के मतलब डिफरेंट पॉइंट्स बनाते हैं एंड देन जैसे वो जो है कि अगर आप इस पॉइंट पे आप पंक्चर करेंगे तो बॉडी का ये हिस्सा, ब्रेन का ये हिस्सा अफेक्ट होता है। तो देर इज़ जिसे वो कहते हैं ना कि एक ची फोर्स जो कि शायद अंदर कर रही है और वो ब्रेन को इसके साथ जोड़ती है, और ब्रेन शायद प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर को थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।
तो नाज़रीन, इसके साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे छोटे छोटे पामिस्ट अब घर में डेवलप होंगे और अपने हाथों को इस वक्त सारे देख रहे होंगे। नाज़रीन, अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलिएगा, हमें इंतज़ार रहिएगा और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपनी होस्ट इज़ा नज़ीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।